हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नई थ्योरी करने जा रहे हैं जो है रोनिस्टन रुडान बिग पुश थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जो पॉल रोनिस्टन रुडान है, उन्होंने 1943 में एक आर्टिकल दिया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप, जिससे ओरिजिन हुआ हमारी बिग पुश थ्योरी का। और बिग पुश थ्योरी क्या कहती है कि हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट हमें लगाना होगा, कि लार्ज अमाउंट होगी और कॉम्प्रिहेंसिव होगी। हाई मिनिमम का क्या मतलब है कि मिनिमम अमाउंट हमें कितनी चाहिए, बहुत हाई चाहिए, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव मींस हम सभी इंडस्ट्रीज में साइमल्टेनियसली हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जो कि उसकी मिनिमम अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ऐसी बिग पुश थ्योरी कहती है अगर आपको डेवलप करना है तो। इसका रैशनल क्या है, इसके मोटिव क्या है, इसका क्या मीनिंग है कि क्यों हमें बिग पुश अमाउंट चाहिए, हाई मिनिमम अमाउंट चाहिए। क्योंकि इससे एक्सटर्नल इकोनॉमीज जनरेट होगी कि एक इंडस्ट्री का बेनिफिट दूसरी में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरी इंडस्ट्री का बेनिफिट तीसरी में रिफ्लेक्ट होगा, तीसरी का फर्स्ट में, ऐसे सर्कुलेट होंगे हमारे बेनिफिट्स विद द टाइम इन इकोनॉमी। तो इसमें 3 इंडिविजिबिलिटी की बात करता है वो, इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग्स। कि हम इंडिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम इनको बिट बाय बिट प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें उनको टुगेदर लेकर चलना होगा, कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते इन अमाउंट्स को। प्रोडक्शन फंक्शन को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें लार्ज कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल को ऐसे नहीं, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में 100 करोड़ लगाए, सेकंड स्टेप में फिर 100 करोड़ लाए, थर्ड स्टेप में फिर 100 करोड़ लगाए, ऐसे नहीं होगा, हमें 300 करोड़ इकट्ठे लंप अमाउंट में लगाने होंगे। देन इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड, की ऐसे नहीं पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन को स्टैब्लिश कर लें फिर हम डिमांड की और ध्यान देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिमांड को भी हमें साइड बाय साइड लेकर चलना होगा कि डिमांड भी जनरेट हो। देन थर्ड है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ सेविंग। अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सेविंग्स भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पहले इनकम इंक्रीज कर लो, सेविंग पर हम बाद में ध्यान देंगे, ऐसे नहीं होगा। प्रोडक्शन, डिमांड एंड सेविंग साइड बाय साइड चलने चाहिए, टुगेदर होंगे ये तीनों। इसलिए इनको इंडिविजिबिलिटीज कहा गया कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इंडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लंपीनेस ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। किसके लिए चाहिए, सोशल ओवरहेड कैपिटल की। सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पहले ये बेसिक इंडस्ट्रीज चाहिए कि ट्रांसपोर्ट, रोड्स वगैरह होने चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, पावर फैसिलिटीज़ होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए, कम्युनिकेशन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, पर इसमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसका बेनिफिट जो आता है कुछ टाइम बाद आता है, कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 2 3 साल बाद आपको बेनिफिट्स इसके रियलाइज होते हैं। देन प्राइवेट प्लेयर्स तो इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गेस्टेशन पीरियड और इन्वेस्टमेंट भी लार्ज अमाउंट में चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इसमें स्टेप लेती है। सोशल ओवरहेड कैपिटल फिर वो कहता है कि 4 इंडिविजिबिलिटीज पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें इरिवर्सिबल इन टाइम, कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको कर दी, आप बाद में उसको रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी आप रोड्स को डिस्ट्रॉय करके फिर आप उनको सेल करके कि आप अपना जो मनी आपने लगाई है वो रिकवर कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम ड्यूरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं आपने घटिया मटेरियल लगा दिया और 2 3 साल में वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमें एक मिनिमम ड्यूरेबिलिटी इक्विपमेंट की एस्टैब्लिश करनी थी। देन लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, वो हमने देखा था कि इनके बेनिफिट विद द टाइम रियलाइज होंगे, एकदम रियलाइज नहीं होंगे। इरिड्यूसिबल मिनिमम सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसमें क्या है कि आप ऐसे नहीं कि आप 20% कर लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर 10% कर लो, देन 20% फिर कर लो, ऐसे नहीं। आपको 30 to 40% जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 30 to 40% आपको सोशल ओवरहेड कैपिटल में ही लगाना होगा, फिर ही आप आगे डेवलप कर सकते हो। देन इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड, कि अगर आपने प्रोडक्शन कर भी ली, अगर डिमांड की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया तो क्या होगा कि
जो आपने प्रोड्यूस किया वो अनसोल्ड रह जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज डेवलप करें साइमल्टेनियसली, मल्टीपल इंडस्ट्रीज डेवलप करें। उसमें क्या होगा कि लोग जब एम्प्लॉयड होंगे तो उनकी इनकम जनरेट होगी और वो एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, फिर दूसरे वाले दूसरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। ऐसे क्या होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे बन जाएंगे और लोगों की इनकम हाई है, लोगों के पास इनकम है तो उनको वो परचेज भी करेंगे। तो इसमें क्या है कि साइज ऑफ द मार्केट जो है हमारी एक प्रॉब्लम है वो हम ओवरकम कर सकते हैं कि अगर आपके पास मार्केट का साइज है, लोगों के पास इनकम है, तो आपकी जो प्रोड्यूस की है कोई भी क्वांटिटी उसको परचेज हो ही जाएगी, सेल हो ही जाएगी वो। अगर आप डिमांड पर ध्यान देते हो, अगर आप इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली सेटअप करते हैं, उसमें लोग एम्प्लॉयड करते हैं और उनकी इनकम राइज होती है। देन थर्ड है हमारा इंडिविजिबिलिटीज एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स। ऐसे भी नहीं है कि आपने डिमांड और प्रोडक्शन पर ध्यान दे दिया और सप्लाई को छोड़ ही दिया, क्योंकि आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग की ज़रूरत होगी। इससे क्या होगा कि अगर लोगों की इनकम राइज कर रही है, जैसे आप प्रोडक्शन फंक्शन में इंडस्ट्री सेटअप की, डिमांड में इंडस्ट्री सेटअप की, उससे इनकम राइज हुई लोगों की, तो उसका ऐसा नहीं कि वो सभी कंज्यूम ही कर दें, उसको आपको सेव, ऐसी हैबिट्स डेवलप करें लोगों में कि वो सेव भी करें उसका प्रपोर्शन, तो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट में हेल्प होगी। अगर इंक्रीज हो रही है इनकम तो उसका एमपीएस है जो पिछले से लार्ज होना चाहिए। अगर पहले लोग 50% सेव कर रहे थे अपनी इनकम का, अब अगर राइज हो रही है इनकम तो उसका 70% सेव करें। इससे क्या है कि एमपीएस है वो लार्ज होना चाहिए एपीएस से। तो ये था सेविंग का कंसेप्ट। तो हमारी बिग पुश थ्योरी 3 इंडिविजिबिलिटीज़ पर बेस्ड है। इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने सोशल ओवरहेड कैपिटल की बात की कि उसमें लंपीनेस ऑफ कैपिटल चाहिए, 30 to 40% आपके इन्वेस्टमेंट उसमें होने चाहिए, प्लस उसका लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होने के कारण प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को ही करना होगा। इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड में क्या है कि आपका साइज ऑफ मार्केट बहुत रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने प्रोडक्शन कर ली तो उसको परचेज करने के लिए लोगों के पास इनकम होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें, इंडस्ट्री सेटअप करें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली, तो लोग एम्प्लॉयड होंगे उसमें और उनकी इनकम जनरेट होगी तो परचेज करेंगे। थर्ड क्या है हमारा, सेविंग्स में इंक्रीज करें, देन आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी। देन द एमसीक्यूज इज, what is the primary focus of Ronston-Rudan's theory of big push? Answer is B, simultaneous investment in multiple sectors. The big push theory emphasizes the importance of what kind of economies? Answer is B, unbalanced economies. According to Ronston-Rudan, what is necessary to achieve the economic development in underdeveloped countries? Answer is B, a coordinated efforts to increase production in various industries. What role do external economies play in the big push theory? Answer is B, they encourage investment in multiple sectors simultaneously. Which of the following is a critical assumption of the big push theory? Answer is B, investment in one sector can lead to positive externalities in other sectors. Which economist is associated with the foundation or formulation of the big push theory? Answer is A, Paul Ronston-Rudan. In what context is the big push theory often applied? Answer is C, underdeveloped countries. What does the term vicious circle of poverty refers to in context of big push theory? Answer is B, the inability of poor economies to escape poverty due to lack of investment. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.